हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी का तीसरा लेक्चर देखेंगे। इसके पहले दो लेक्चर देख चुके हैं हम। आज हम तीसरा जो लेक्चर देखेंगे, भारत का अपवाह तंत्र, मतलब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है। एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। इस प्रकार कई जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते भी है। नदियों और उनकी सहायक नदियां के द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है। कुछ इसके फलस्वरूप है, जैसे अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे चट्टानों को स्वरूप और संरचना बनाना, स्थलाकृति ढाल, प्रवाहित जल की मात्रा और प्रवाह की अवधि अथवा समय। उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक। उसके बाद हिमालयी जो है, हिमालयी अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की तुलना करिए। ठीक है। एक साइड आपका हिमालय, दूसरी टाइप आपका प्रायद्वीप। हिमालय नदियां जो है सदा नीरा वर्ष भर जलपूर्ण होती है, मतलब जो हिमालय नदियां होती है उसमें लगातार पानी रहती है। इनका स्रोत जो है प्राय ग्लेशियर से जुड़ा होता है। इन नदियों में वर्ष में दो बार जल की मात्रा में वृद्धि होती है। प्रथम ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने के समय और द्वितीय दक्षिण पूर्व मानसून के समय। उदाहरण क्या है, जैसे गंगा, यमुना, कोसी। वही प्रायद्वीपीय नदियों में भारतीय नदियां ऋतुनिष्ठ होती है। केवल वर्ष जल भर निर्भर होने के कारण वर्ष में केवल एक बार प्राय दक्षिण पश्चिम मानसून के समय इनके जलस्तर में वृद्धि होती है। क्योंकि तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून से शीत ऋतु में वर्षा होती है, अतः कावेरी नदी के निचले भाग का जल स्तर उत्तर पूर्व मानसून के समय शीत ऋतु में बढ़ता है। दूसरा आपका है पॉइंट, हिमालयी नदियां की द्रोणी प्राय विशाल होती है, जैसे गंगा द्रोणी। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों को द्रोणी प्राय छोटी होती है, जैसे नर्मदा और तापी नदी। अगला पॉइंट है, हिमालयी नदियां प्राय अधिक लंबी होती है, जिसका कारण जो है स्रोत क्षेत्र का समुद्र दूर होना है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। किसके तुलना में? हिमालयी नदियों की तुलना में, क्योंकि हिमालय जो नदियां हैं आपका लंबी होती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह नदियां किसी न किसी बड़ी नदी को या की सहायता नदी होती है, अतः सीधा समुद्र में कम गिरती है। वहीं तीव्र प्रायद्वीपीय ढाल के कारण अधिक नदियां समुद्र में गिरती। जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है ये जो है अपनी कम नदियों में गिरती है, डायरेक्ट मतलब जाके अरब सागर में गिर जाती है, बंगाल खाड़ी में। वहीं जो आपकी हिमालयी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां इनसे जुड़ी रहती है। अगला पॉइंट है, यह नदियां स्रोत क्षेत्र में गहरी घाटियों एवं गाज का निर्माण करती है। वहीं प्रायः इन नदियों की घाटियां कम गहरी उथली होती है। अगला पॉइंट इसमें फिर हिमालयी नदियां जो है मैदानी भागों में लंबी दूरी तय करती है तथा नाव्य नौकायन योग्य होती है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां का मार्ग जो है जल प्रपात बनने तथा जल की मात्रा घटने बढ़ने के कारण नौकायन के अनुकूल नहीं होती है। ये नदियां डेल्टाई भागों में नौकायन योग्य होती है। प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानी भूभाग से होकर बहती हैं। कई नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। इनका मार्ग सीधा एवं रेखीय होता है। नर्मदा, तापी आदि भ्रंश घाटियों में बहने के कारण रेखीय प्रवाह विकसित करती हैं। वहीं हिमालयी जो नदियां हैं प्राय मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां मुहाने पर प्राय ज्वारनदमुख एस्चुरी या छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद आपका हिमालयी अपवाह तंत्र जो है, हिमालयी अपवाह तंत्र में 3 नदी तंत्रों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी नदियां हैं आपका? जैसे सिंधु नदी आपका ये क्षेत्रफल हो गया, गंगा नदी का ये क्षेत्र हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी ये वाला क्षेत्र हो गया। ठीक। तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब सिंधु नदी के विषय में थोड़ा हम लोग देखें। इसके अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास,
सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, सिंगार, कुर्रम, काबुल तथा गिलगित का शामिल किया जाता है। इसी नदी तंत्र में सिंधु सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगुंडंग मतलब बोखरचू हिमानी से होता है। ये पूछता है जो सिंधु नदी का उद्गम होता है किस जगह से होता है। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे देख लीजिएगा। यह पहले उत्तरी पश्चिमी दिशा में बहती है, फिर हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है। क्या? एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर एक गहरे गाज के निर्माण करती है। यह विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई कितना है? तो 2880 किलोमीटर है तथा इसकी भारत में कुल लंबाई कितना है? तो 1114 किलोमीटर। तो आप लोग भारत वाला आप लोग को याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग या नोट कर लीजिए। सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत इसकी विसर्जन क्षमता को केवल 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। ठीक है, जो सिंधु नदी है इसका जो भारत है इसका जल कितना प्रयोग कर सकता है? तो 20%। जैसे मैपिंग है, मैपिंग में थोड़ा देख लीजिए आप लोग। जैसे देखिए ये सिंधु नदी है, ठीक, कहाँ से आ रही है? ये मानसरोवर, ठीक है, यहीं से निकलती है। इसकी जो सहायक नदी जैसे झेलम नदी, चिनाव नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी जो है इनकी सहायक नदी है। सतलज नदी, चुनाव नदी जो आके मीठन कोट पाकिस्तान में पास पड़ता है, यहीं से धीरे धीरे से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, जास्कर, सोहन, सियांग, सिंगार प्रमुख हैं। सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल और गिलगित जो है कहाँ से मिलती है? ये सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। यह चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में मिठान कोट के निकट इसमें पंचनद मतलब सतलज, ब्यास, चिनाव, रावी, झेलम, इसका पंचम इसलिए पढ़ा कि 5 नदियां हैं टोटल। सतलज, ब्यास, चिनाव, रावी, झेलम मतलब 5 नदी की संयुक्त धारा मिलती है, इसलिए इसको पंचनद कहते हैं। यह कराची मतलब पाकिस्तान के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी? जैसे पहला आपका झेलम नदी। ये झेलम सिंधु नदी की सहायक नदी है। बेरीनाग मतलब कहाँ पड़ता है? कश्मीर में के निकट शेषनाग झील से निकलती है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। श्रीनगर के निकट बुलर झील से प्रवाहित होने के बाद यह सकरे गाज से होकर पाकिस्तान पहुंचती है। अब पाकिस्तान में यह चिनाव नदी में मिल जाती है, अतः यह चिनाव नदी की भी सहायक होती है। यह सहायक नदी है। झेलम नदी लगभग 170 किलोमीटर तक भारत और पाक सीमा के बीच सीमा बनाती है। वहीं झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना एवं उरी परियोजना चलाई जाती है। कौन कौन सी परियोजना है? 2 परियोजना है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एक तुलबुल परियोजना है, एक उरी परियोजना। ठीक, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर चलाई जाती है। इसके बाद आपका आता है चिनाव नदी। ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। चिनाव चंद्र और भागा के नाम से 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये दोनों सरिताएं केलांग के निकट तंडी में मिलती हैं। यह सम्मिलित धारा चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और जम्मू कश्मीर में चिनाव नाम पर प्रवेश करती है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए इस वीडियो को। और क्योंकि समीक्षा एग्जाम अब नजदीक आ गया तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। यूपी पीछे से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा 3 महीने के बाद, तो उसको भी देखिए क्योंकि इस बार इसमें भी पोस्ट बढ़ के आएगी। फिर आगे यहाँ पर चिनाव सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाव नदी पर निर्मित प्रमुख जल परियोजना जैसे सलाल परियोजना, उसके बाद बगलियाहाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना है। इसके बाद इसका जो सिंधु नदी का सहायक नदी एक रावी नदी है। इस नदी की उत्पत्ति जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पर्वत से होती है। एक कुल्लू पर्वत है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास, वहां से रावी नदी निकलता है। माधोपुर के निकट ये पंजाब में प्रवेश करती है और अमृतसर से 26 किलोमीटर नीचे पाकिस्तान में प्रवेश
करती है। रंगपुर के निकट यह चिनाव में मिल जाती है। यह चिनाव की सहायक नदी है। रावी नदी पर निर्मित प्रमुख परियोजनाएं चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। थीन परियोजना कहाँ पड़ता है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त ये परियोजना है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है ब्यास नदी। ये भी सहायक नदी है सिंधु नदी का। इस नदी की उत्पत्ति जो है रोहतांग दर्रे के पास से हुई है। पुंग के निकट ब्यास नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिके नामक स्थान ब्यास एवं सतलज का संगम पर हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। पुंग परियोजना ब्यास नदी पर ही निर्मित है। इसके बाद एक लास्ट सहायक नदी है जो आपका है सतलज नदी, सिंधु नदी का। सतलज नदी राम मानसरोवर के नजदीक राकस ताल कहाँ पड़ता है? तिब्बत से निकलती है। यह पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर सिकलीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। अब ब्यास नदी हरिके में सतलज से मिलती है। सतलज नदी जो है रोपड़ नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। स्पीति नदी जो इसकी मुख्यालय सहायक है। सतलज नदी 120 किलोमीटर लंबी भारत पाक सीमा बनाती है। और सतलज नदी जो है मीठन कोट से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके बाद सिंधु नदी पर निर्मित प्रमुख परियोजना है। कौन कौन से? भाखड़ा नागल परियोजना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। सतलज पर भाखड़ा एवं नागल दो जगह बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा से जल विद्युत एवं नागल से ऊंचाई के लिए जल की आपूर्ति होती है। इसके लिए हिमाचल में गोविंद सागर जलागार बनाया गया है। यह परियोजना कहाँ पर है? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को लाभान्वित करती है। दूसरा है इंदिरा गांधी नहर। यह ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके बैराज से यह नहर निकली गई है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। इस नहर में जलपूर्ति के लिए रावी एवं ब्यास नदी पर पुंग बांध बनाया गया है। इससे राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में जलपूर्ति की जाती है। दूसरा आपका है एक गंगा नदी। इसके पहले हम लोग सिंधु नदी के विषय में चर्चा कर चुके हैं। उनकी 5 नदियों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। पहला कोई था आपका झीलम, चिनाब, ब्यास, सतलज। ठीक है। इसके विषय में चर्चा हो चुका है। अब लोग एक रावी नदी है। अब हम देखेंगे आपकी गंगा नदी के विषय में। गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिम्मत या हिमनद से हुआ है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इसी प्रदेश में बहने वाली अलकनंदा एवं पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर सकरे गार्ज का निर्माण करती है। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती है। यहीं से दोनों की संयुक्त धारा का नाम गंगा हो जाता है। अलकनंदा नदी का उद्गम जो है स्थल संतोपंथ महानी है। अलकनंदा से कर्णप्रयाग में पिंडारा नदी मिलती है। सुप्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। अलकनंदा के दाहिने तट पर रुद्रप्रयाग के निकट मंदाकिनी नदी मिलती है। हरिद्वार के निकट गंगा मैदान में प्रवेश करती है। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा में मिलती है। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी टोंस एवं सोन है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। फरक्का से आगे गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। पश्चिमी बंगाल में गंगा भागीरथी, हुगली एवं बांग्लादेश में पद्मा मेघना के नाम से अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। गोलुंडा में जमुना के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिलती है। इसके बाद देखिए कहाँ से ये है आपका, देखिए ये आपका है गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी है आपका। यहाँ जो है भागीरथी और भी गंगा नदी मिल रही है। टिहरी बांध यहाँ बन रहा है। ठीक, उसके बाद इधर मंदाकिनी नदी है, इधर अलकनंदा, इससे देवप्रयाग का निर्माण हो रहा है।
यहाँ देवप्रयाग है, ठीक। इसके बाद कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और धौलागिरी पिंडा नदी। अब जो है आपका भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर कौन सा प्रयाग बनता है, तो देवप्रयाग बनता है, ठीक। उसके बाद अलकनंदा मंदाकिनी से मिलकर रुद्रप्रयाग बनता है। अलकनंदा प्लस पिंडारा से मिलकर कर्णप्रयाग बनता है। उसका अलकनंदा से धौलागिरी या धौली गंगा से मिलकर क्या है, विष्णु गंगा। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन बनता है, आप लोग अच्छे इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यूपीपीसीएल के आयोग जो है यहाँ से क्वेश्चन लगातार बना रहा है इसमें। गंगा जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भागीरथी हुगली के नाम की दो प्रमुख वितरिकाओं में बढ़ जाती है। पहला जो है मुख्य नदी बांग्लादेश में चली जाती है, जहां वह पहले पद्मा और बाद में मेघना के नाम से बहती हुई हुगली या बंगाली की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। गंगा की सहायक नदियों का संगम क्या है, अलकनंदा। अलकनंदा जो है ये देवप्रयाग संगम स्थल बनाता है। कौन सी नदी है, तो सोन नदी। संगम स्थल कौन सा इसका, तो पटना में है। और रामगंगा का कन्नौज है, यमुना का प्रयागराज, गोमती का गाजीपुर, घाघरा छपरा। वही सोन का पटना हो गया, गंडक का हाजीपुर, कोसी का भागलपुर, महानंदा का मालदा हो गया, ठीक। इसके पंच प्रयाग में एक साइड प्रयाग और संगम, जैसे भागीरथी अलकनंदा जो मिलकर क्या बनता है, तो दो प्रयाग बनता है। उसके बाद अलकनंदा से मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, इसको हम पहले देख चुके हैं। अलकनंदा और पिंडारा से कर्णप्रयाग, अलकनंदा से नंदाकिनी नंदप्रयाग, धौली गंगा से अलकनंदा विष्णुप्रयाग। ये जो है पांचों नदी आपका बना हुआ है, ठीक। इसके कुछ देखिए दर्शा दे रहे हैं आप लोग को मैपिंग में, ठीक। जैसे देखिए ये है आपकी यमुना नदी, यहाँ से गंगा नदी आ रही है, ठीक। गंगा नदी के बाद रामगंगा इसमें मिलती है, ये यहाँ से टोंस नदी और सोन नदी मिलती है, और उधर से हुगली। गोमती नदी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा नदी, कोसी, महानंदा, इसे जाके प्रवेश कर रही है इसमें। इसके बाद आपका आता है गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियां। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछता है कि दाएं से कौन कितनी नदियां मिलती हैं, बाएं से कौन सी नदियां मिलती हैं, इसके सहायक नदी कौन सी है। इसमें गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा मतलब इसको सरयू भी कहा जाता है, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा नदी, बागमती, कोसी नदी और महानंदा नदी है। गंगा में दाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है, तो यमुना नदी, सोन नदी, टोंस नदी, कर्मनाशा नदी है। गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या क्या है, तो यमुना, टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा और हुगली। ये इसका क्रम है पश्चिम से पूर्व की तरह। ये भी पूछता है पूर्व से पश्चिम तरफ का नदी को दर्शाइए। गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी थी, यमुना नदी। यह गंगा की सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यमुना बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। प्रारंभ में यह गंगा के पश्चिम में बहती है, बाद में यह गंगा के दक्षिण में बहती हुई प्रयागराज के निकट गंगा के दाएं तट पर मिलती है। यमुना नदी मथुरा तक दक्षिण दिशा में बहती है, बाद में प्रयागराज तक यह दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। इसके बाद आपका यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी, दाएं तट से और बाएं तट से। जो बाएं तट से मिलती है वो टोंस नदी, हिंडन नदी, करेन और रिंद। वही दाएं तट पर मिलने वाली नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम मिलाइए, जो चंबल नदी, सिंध, बेतवा और केन नदी है। देखिए जैसे यहाँ पर ये गंगा नदी होगा, ठीक, यहाँ से प्रवेश कर रही है, ठीक। अब इधर देखिए प्रयागराज संगम है, यहाँ से केन, बेतवा है, यमुना नदी, ठीक। यमुना सिंध नदी होगा, चंबल, पार्वती नदी, काली संधि, छिप्रा, चंबल और बनास। चंबल नदी के विषय में थोड़ा हम लोग देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार बन रहा है।
चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित महू के निकट जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। यह पहले उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा जिले के तक एक गार्ड से होकर गुजरती है। बाद में यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई उत्तर में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद आपका जो है चंबल नदी अपनी मतलब उत्खात भूमि जो है, बेडलैंड जो है आपका टोपाग्राफी, ठीक है, टोपाग्राफी या और नालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि को यहाँ बीहड़ कहा जाता है। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मतलब बनास, छिप्रा नदी, काली सिंध और पार्वती नदी है। इसके बाद केन नदी जो है यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है एवं बांदा जिले के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी इसका उद्गम कुमरा गांव मतलब जिला रायसेन में विंध्य पर्वत श्रृंखला में से होती है। प्राचीन काल में इसे नेत्रवती के नाम से जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश में बहती हुई ओरछा के निकट उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा बनाती हैं और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यह यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी पर बनी सबसे प्रमुख परियोजना माता टीला है। टोंस नदी जो है पुराणों में इसका उल्लेख तमसा नाम से प्राप्त होता है। यह गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम सतना जिले में कैमूर की पहाड़ियों से होती है। यह उत्तर प्रदेश में सिरसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी इसका नाम सोड़ श्रवण या सोड़भद्रा भी था। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक मतलब जिला अनूपपुर में विंध्य पर्वत श्रृंखला की मैकाल पहाड़ियों से सोनभद्र नामक स्थान से होता है। यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर फिर झारखंड में प्रवेश कर बिहार में प्रवेश करती है तथा अंत में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस पर निर्मित सबसे प्रमुख परियोजना जो है बाढ़ सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी रामगंगा। इस नदी की उत्पत्ति जो है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से होती है। यह गंगा में कन्नौज में मिलती है। गोमती नदी यह पीलीभीत जिले से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा से मिल जाती है। लखनऊ तथा जौनपुर इस नदी के किनारे बसे दो प्रमुख शहर है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा कि जो गोमती नदी है किस जगह से निकलता है, तो पीलीभीत जिले से निकलता है और गाजीपुर, लखनऊ और जौनपुर नदी इस नदी के किनारे बसे हुए शहर भी है। घाघरा नदी जो है यह तिब्बत मानसरोवर में स्थित गुल्ला मानधोता चोटी के निकट मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। नेपाल में घाघरा को करनैली नाम से जाना जाता है। यह बिहार में छपरा के निकट गंगा से मिलती है। इस नदी के कुल जल क्षेत्र का 45% हिस्सा जो है भारत में पड़ता है। गंडक नदी जो है इस नदी का उद्गम स्रोत नेपाल हिमालय है। यह पटना से पूर्व सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। गंडक नदी पर बिहार नेपाल का संयुक्त उद्यम गंडक जल विद्युत परियोजना स्थित है। बूढ़ी गंगा नदी यह नदी भारत नेपाल सीमा के निकट सुमेर पहाड़ियों के पश्चिम ढलानों से निकलकर गंगा से मिलती है। इसके बाद कोसी नदी है आपका। कोसी नदी 7 जलधाराओं से मिलकर बनती है। इसलिए इसकी मुख्य धारा क्या है? अरुण नदी जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। यह बिहार के काढ़ागोला कुरसेला नामक स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी में पश्चिम खिसकाव की प्रवृत्ति है। नदी के कारण उत्पन्न बाढ़ की विभीषिका के कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। महानदी नदी यह दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। भारत में यह गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है।
गंगा नदी तंत्र से जुड़ी विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे टिहरी परियोजना। टिहरी बांध का निर्माण भीलगाना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर किया गया है। भूकंप प्रवण क्षेत्र में अधिक ऊंचे बांध बनाए जाने के कारण तथा बड़े भूभाग पर वन काटे जाने के कारण इस नदी घाटी परियोजना का गंभीर विरोध होता है। तीन कपूर परियोजना, यह उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहने वाली काली नदी पर टनकपुर नामक स्थान पर कार्यान्वित है। गंडक नदी परियोजना, यह बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी में सूरतपुरा नेपाल में जल विद्युत उत्पन्न होता है। बिहार में भैंसालोटन वाल्मीकि नगर में बांध बनाया गया है। कोसी परियोजना, यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई प्रदान करना है। जल विद्युत का उत्पादन नेपाल में हो रहा है। रिहंद परियोजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की परियोजना है, लेकिन इसका लाभ बिहार एवं मध्य प्रदेश को भी मिलता है। इस परियोजना का कार्यान्वयन सोन की सहायक नदी रिहंद पर पिपनी, सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर किया गया है। जलागार का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर किया गया है, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत है। बाण सागर परियोजना क्या है? यह सोन नदी पर स्थित मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की सहायक परियोजना है। बाण सागर बांध का निर्माण जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किया जाता है। माता टीला परियोजना, यह बेतवा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बांध का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश में किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा आप लोग, माता टीला परियोजना। इसके बाद चंबल परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चंबल परियोजना जो है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। इस परियोजना के तहत चंबल नदी पर 3 जगह बांध बनाया गया है। कहाँ कहाँ पर? मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, जिसके पीछे स्थित जलागार का नाम गांधी सागर रखा गया है। राजस्थान में रावत भाटा एवं कोटा में बांध बनाया गया है। रावत भाटा में स्थित जलागार का नाम महाराणा प्रताप सागर तथा कोटा में स्थित जलागार का नाम जवाहर सागर रखा गया। दामोदर घाटी परियोजना, यह अविभाजित बिहार, वर्तमान झारखंड की ओर पश्चिम बंगाल की सम्मिलित परियोजना है। यह भारत की पहली वर्ष 1948 बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का मॉडल संयुक्त राज्य जो है अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी की परियोजना है आधारित है। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत उत्पादन होता है। बोकारो, दुर्गापुर तथा चंद्रापुर में ताप विद्युत केंद्र है। इसमें मैथन, तीतलैया एवं बाल पहाड़ी नामक जगह पर जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। इसके बाद आपका आता है दामोदर नदी पर दुर्गापुर में बैराज बनाकर नहर निकाली गई है, जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए होता है। बाढ़ की विभीषिका के कारण दामोदर नदी के बंगाल का शोक कहा जाता है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था। मयूराक्षी परियोजना, यह अविभाजित बिहार मतलब वर्तमान झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बांध बनाया गया है। इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके पहले हम सिंधु नदी, उसके सहायक नदी देखें, उसके बाद गंगा नदी की सहायक नदी देखें। अब आप आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के निकट कानग्यू झील के ठीक दक्षिण में स्थित है। कैलाश श्रेणी की एक महानी यांगसी ग्लेशियर जो है चेमायुगुंडंग हिमनद से निकलती है। तिब्बत में यह सांगपो नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देश है। कौन कौन से? तो चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश में फैला हुआ है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का नाम जो है चीन में सांगपो मतलब यरलुंग चंगबो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में यमुना के नाम से प्रसिद्ध है।
यह सियांग और फिर दिहांग के नाम से भी भारत में प्रवेश करती है। कुछ दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने के कारण या बहने के बाद इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे से आकर मिलती है। इसके बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह नदी जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में बहती है। सुबनसिरी, जिया, भरेली जो है कामेंग, संकोश, मानस, अमो एवं तिस्ता नदी जो है इसके दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। दिबांग, लोहित, मन या धनसिरी, कपिली, मेघना एवं बराक नदियां इसके बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। या लोहित नदी, ठीक है, खूनी नदी इसको कहा जाता है। द रिवर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है इसको। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या 2 शादियों से धुबरी तक अब ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित है। कपिली नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना 2900 किलोमीटर है, जिसमें 916 किलोमीटर भारत में बहती है। धुबरी और गोलपाड़ा के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है और जमुना के दाहिनी ओर से तिस्ता नदी आकर मिलती हैं। जमुना आगे जाकर पद्मा या गंगा नदी में मिल जाती है। पद्मा जो है मेघना नदी से मिलने के बाद मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तिस्ता नदी सिक्किम से प्रारंभ होती है, जो उत्तरी पश्चिमी बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की धारा जो के मध्य विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजली द्वीप अवस्थित है। जैसे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक, इधर कौन था, तिस्ता, सांको, मानस, सुबरी, दिहांग, दिबांग, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियां छोटी छोटी, ठीक है, आप लोग अच्छे देख लीजिएगा इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी भारत नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी, यहाँ से क्वेश्चन देखिए बनता है, आयोग पूछता है। जैसे रंगा नदी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद पाकी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। पोपली जल विद्युत परियोजना असम, दियांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड में है। लोकटक जल विद्युत परियोजना मणिपुर। उसके बाद तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना मणिपुर में। थालेश्वरी जल विद्युत परियोजना मिजोरम में है। तोईवाई जल विद्युत परियोजना मिजोरम में। रंकित जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, सिक्किम में पड़ता है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत का प्रवाह तंत्र कौन कौन से हैं, जैसे हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक है। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, जैसे महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी। ये नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियां एवं ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियां हैं, जो अपवाह स्वरूप पश्चिम की ओर बहती है, और ये नदियां जो है अरब सागर में गिरती है। इसका कारण जो है इन दो नदियों का एवं ब्रह्म घाटी से होकर बहने या बहकर बनता या बहना है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ज्वारंधमुख मतलब ईश्वरी का निर्माण करती हैं। कौन कौन से हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी और आदि नदियों का उद्गम होता है या गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। प्रवाह की दिशा के आधार पर प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है पूर्ववाहिनी नदी, एक है पश्चिमी वाहिनी नदी। जो पूर्ववाहिनी नदी है वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी है। और वहीं पश्चिमी वाहिनी नदी में साबरमती, माही, नर्मदा, तापी और पेरियार नदी है। ठीक, जैसे देखिए आपका है नदी, ये साबरमती नदी, माही, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक, उसके बाद है मांडवी नदी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, भारतपुछ, ये ताम्रपाणी है। अब बैगई, कावेरी,
पेरियार, पालर, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी। इधर महानदी है, ब्राह्मणी है, बैतरणी है, स्वर्णरेखा, दामोदर और हुगली नदी। ये सब का है प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो सब है। पूर्ववाहिनी नदियां हैं महानदी। महानदी अमरकंटक के दक्षिण में सिंघावा छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। इसकी सहायक नदियां जो है शिवनाथ, हदसो या सदसो, मंड, डूब, जोग एवं तेल है। यह नदी उड़ीसा में बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और हीराकुंड बांध इसी पर निर्मित है। गोदावरी गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आयु, आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबक नामक जगह से निकलती है। इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा और दुधवा आदि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। जैसे आप ये गोदावरी नदी, इसमें सेलूरी, साबरी, इंद्रावती, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, पूर्णिया, दूधना और गोदावरी। ठीक, मंजरा और मंजीरा एक नदी है। इसके बाद आपका आता है कृष्णा नदी। पूर्व की ओर बहने वाली यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। तुंगभद्रा एवं भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और दूधगंगा एवं मूसी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। चापाकार डेल्टा जो बनाते हुए हुगली नदी में गिरती है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध एवं कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। जैसे कृष्णा नदी में तुंगभद्रा नदी, तुंगा नदी, बराडा, और फिर यही नदी में जैसे भीमा हो गया, कोयना, कृष्णा नदी में वड़ा, पंचगंगा, दूधगंगा और घाटप्रभा और मालप्रभा। इसके बाद आपका पेन्नार उत्तरी, मतलब यह कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। आंध्र प्रदेश में बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार दक्षिण एवं केशव की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और उत्तरी पेन्नार के दक्षिण में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी, यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जलग्रहण क्षेत्र से तमिलनाडु उत्तरी पूर्वी मानसून से पूर्व होने के कारण इस नदी में वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। कावेरी नदी के द्रोणी का 56% भाग जो है तमिलनाडु में, 41% भाग कर्नाटक में और 3% भाग केरल में है। कावेरी नदी एक चतुर्भुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी के मार्ग में कई प्राकृतिक जलप्रपात हैं, जिनमें शिव समुद्रम कर्नाटक, होगेनकल तमिलनाडु प्रसिद्ध है। कावेरी नदी जब कर्नाटक के कोडागु पहाड़ी से आगे बहती है तो उच्चावच में अंतर के कारण जुड़वा जलप्रपातों या गगन चुक्की पश्चिम और भारत चुक्की पूर्वी का निर्माण करती है, जो सम्मिलित रूप से शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बागेरी और ताम्रवासी। आप लोग इसको मैप में अच्छे से देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार बन रहा है। इसके बाद आपका आता है पश्चिमी वाहिनी नदियां। साबरमती नदी, मतलब यह राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली श्रेणी में निकलती है। यह राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। गांधीनगर एवं अहमदाबाद इसके तट से बसे हुए प्रमुख नगर हैं। माही नदी, यह विंध्याचल पर्वत के पश्चिम भाग में बेहद झील से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। गुजरात जो है खंभात खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी, यह प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी या गुजरात में भरूच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तर में
विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच एक भ्रंश घाटी होकर बहती है। यह जबलपुर में भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। सरदार सरोवर, महेश्वर, नर्मदा सागर एवं ओंकेश्वर बांधों के साथ नर्मदा घाटी परियोजना इसी नदी पर स्थित है। देखिए है आपका, जैसे ऊपर जो है आपका विंध्य पर्वत है, नीचे सतपुड़ा पहाड़ी है, आइए अमरकंटक की पहाड़ी यही नर्मदा नदी बीच में, ठीक है। इसको आप लोग मैपिंग में अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद ताप्ती या तापी नदी, यह मध्य प्रदेश बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। इसका प्रमुख सहायक नदी जो है पूरा है। यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है और सूरत के आगे खंबात की खाड़ी में गिरती है। जैसे सतपुड़ा पर्वतमाला ऊपर है, अजंता की पहाड़ी नीचे, इसमें बीच में जो है तापी नदी, मतलब सतपुड़ा के मुल्ताई स्थान से निकलती है। इसके बाद पेरियार नदी जो है आपका, यह केरल की प्रमुख नदी है। अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है तथा वेम्बनाड झील के उत्तर में अरब सागर में गिरती है। देखिए नदी है सब आपको, जैसे साबरमती नदी, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी और भारतपुछा नदी। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियां कौन कौन से हैं? स्वर्ण रेखा नदी, इस नदी की उत्पत्ति जो छोटा नागपुर पठार से होकर होती है। यह नदी उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा रेखा बनाती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्राह्मणी नदी, यह नदी राउरकेला उड़ीसा के नजदीक कोयल एवं शंख नदियों के मुहाने से अस्तित्व में आती है। यह ह्यूलर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंबा नदी, यह नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है तथा केरल में बहती हुए यह नदी वेम्बनाड झील में गिरती है। लूनी नदी, यह नदी अजमेर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नाग पहाड़ी अरावली श्रेणी से निकलती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। शरावती नदी, यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। प्रसिद्ध जोग गरसोप्पा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। भारतपुछा नदी, यह केरल की प्रमुख नदी है। इसे पेन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा पेन्नानी नामक स्थान के पास अरब सागर में गिरती है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की विभिन्न नदी घाटी परियोजना जो है, वाहिनी नदी या पश्चिम वाहिनी नदियों पर नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है? नर्मदा घाटी परियोजना, यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिससे लाभान्वित होने के वाले राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान है। इस परियोजना के अंतर्गत 29 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध तथा गुजरात का सरदार सरोवर बांध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बांध के अधिक ऊंचा होने के कारण बड़े क्षेत्र पर जल जमाव की समस्या पैदा होगी। बड़े भूभाग से वन काटे जाएंगे तथा बड़ी जनसंख्या को विस्थापित होना पड़ेगा। इन्हीं समस्याओं के कारण बांध की ऊंचाई को कम रखने की मांग समाजशास्त्रियों एवं पर्यावरणविदों के द्वारा उठाई जा रही है। मेधा पाटेकर ने इस विरोध को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। उकाई परियोजना गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तापी नदी पर उकाई नामक स्थान गुजरात पर बांध बनाया गया है। काकरापार योजना जो है गुजरात की योजना है। तापी नदी पर काकरापार नामक स्थान पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। माही परियोजना, इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में माही नदी पर बांध बनाया गया है। बांध के पीछे स्थित जलागार का नाम जमनालाल बजाज सागर रखा गया है। शरावती जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर क्रियान्वित की गई है। इसके अंतर्गत भारत के सबसे ऊंचे जल प्रपात जोग मतलब महात्मा गांधी पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। इसके जलागार का नाम लिंगम मक्की जलागार है। इडुक्की परियोजना, यह केरल के इडुक्की जिले में परियार नदी पर स्थित है। केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। परिम्बुकुलम अलियार परियोजना जो है केरल और तमिलनाडु की संयुक्त योजना है। इसके अंतर्गत अन्नामलाई
पर्वत की 6 नदियों तथा मैदानी क्षेत्र की 2 नदियों की जल का प्रयोग किया गया। इसके बाद पूर्ववाहिनी नदियों से जुड़ी परियोजना कौन कौन सी हैं, जैसे हीराकुंड परियोजना, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। इस परियोजना के तहत उड़ीसा में महानदी पर बांध बनाया गया है। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। जल विद्युत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण इस योजना के मुख्य लक्ष्य हैं। मत्स्यकुंड परियोजना यह आंध्र प्रदेश उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इसमें उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर मत्स्यकुंड नदी पर बांध बनाया गया है। टाटा जल विद्युत परियोजना यह महाराष्ट्र में विकसित परियोजना है। इस परियोजना के तहत पश्चिमी घाट पर्वत पर होने वाली अत्यधिक वर्षा के जल को झीलों में एकत्रित कर जल विद्युत बनाया जाता है। इसका विकास टाटा समूह द्वारा किया गया है। कोयना जल विद्युत परियोजना यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना पर विकसित की गई है। नागार्जुन सागर परियोजना यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर इसे विकसित किया गया है। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। श्री सैलम परियोजना यह परियोजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर निर्मित है। अलमाटी परियोजना यह परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर स्थापित की गई है। शिव समुद्रम परियोजना यह परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर 1902 में स्थापित की गई है। यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना के लिए कृष्णा नदी पर कृष्ण राज सागर जलागार का निर्माण किया गया है। मैटूर परियोजना इस परियोजना की स्थापना जो है तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर की गई है। मैटूर बांध के पीछे बने जलागार का निर्माण स्टेनले जलागार है। पापनासम परियोजना यह तमिलनाडु राज्य में ताम्रपरी नदी पर स्थापित परियोजना की गई है। इसके बाद कुछ देखिए नदियां हैं। सिंधु नदी ये बूलर झील है। सिंधु नदी में झेलम, चिनाव, रावी, सतलज नदी हो गया। ब्यास नदी गोविंद सागर बांध यहाँ पर है। इसके बाद चंबल नदी, बेतवा नदी, राणा प्रताप सागर गांधीनगर है। ठीक, कृष्णा नदी यहाँ पर है। नागार्जुन सागर, कोलेरू झील, पुलकट झील, चिल्का झील, ये सब अपना ब्रह्मपुत्र नदी है। तो आप लोग मैप में अच्छे से देख लीजिएगा इसको। अब अगले वीडियो में हम ये पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाएंगे। इस बार लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब भारत की प्रमुख नदियां जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।